वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और आपसे रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो आज के एपिसोड में हम लोग एक क्लाइंट कहिए, फ्रेंड कहिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से आपने की, तो बिना नाम लिए हुए उनके डिटेल्स दिए हुए हम लोग एक वो समझना चाहेंगे। तो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, अराउंड 40 इयर्स उनकी एज है और ठीक अर्निंग है, डिसेंट अर्निंग है। 1 लाख टू 1,25,000 पर मंथ की अर्निंग है। प्राइमरी कोचिंग, ट्यूशन इस तरह से वो करते हैं। वाइफ है, एक छोटी डॉटर है। तो ऐसे में किस तरह से उनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे हमारा कोई अगर ऑडियंस मेंबर सुन रहा है और वो सिमिलर प्रोफाइल का है, तो कैसे वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें? ठीक है, इसमें जैसे तुमने कहा कि उनकी एज है 40 अराउंड, छोटी सी फैमिली है, कुछ लाख सवा लाख रुपए की इनकम है, हो सकता है वाइफ की भी थोड़ी अर्निंग होती हो। हाँ, नहीं, वाइफ भी वर्किंग है। मैं उसको भी जोड़ लूँ तो 2 लाख रुपए मैंने मान लिया। मान लिया मैंने। और नेचुरली 40 की उम्र है तो कुछ कॉर्पस होगा उनके पास में, कुछ 25, 30, 40 लाख रुपए का कॉर्पस भी हो सकता है। और ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे इंडियंस को, बहुत सारे हाउस होल्ड फैमिलीज को ये रिप्रेजेंट करता है। जॉब नहीं है, कुछ अपना ही काम है, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, बुटीक चलाते हो, कुछ इस तरीके का है। इस तरह के इन्वेस्टर को जो मेरा मानना ये है कि इक्विटी तो ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। अब सवाल ये आता है कि इक्विटी आज जाएं और मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो हिम्मत नहीं पड़ती, तो आदमी केवल एफडी पे चला जाता है, पोस्ट ऑफिस पे चला जाता है। तो वहाँ पे झटका तो नहीं लगता, लेकिन वो बड़ा झटका इस सेंस में लगेगा कि लंबे समय में जा कर के इवन इन्फ्लेशन भी मैच नहीं हो पाएगा। अब एक सवाल ये आता है, काफ़ी इवन रिटायर्ड लोग भी आकर के जब इस तरह की बात करते हैं, भाई हम तो रिटायर्ड हो गए, अब तो हम बस एफडी में लगाएंगे या डेट फंड में लगाएंगे। और एक कॉन्क्रीट इस तरह केसेस हम लोग पास में हैं। अच्छा, लगाएं भी तो कितने % इक्विटी में लगाएं? अब अगर प्राइवेट सेक्टर का एग्जीक्यूटिव है तो उसकी तो पेंशन भी नहीं आनी है, गवर्नमेंट वाले की तो पेंशन कम से कम आती है। ये पुराने वाले हैं, नए वाले जो अभी के जो ज्वाइनिंग वाले हैं, आज के नहीं, मतलब वो भी ठीक ठाक टाइम चुका है। तो फिर कैसे खर्चे पूरे होंगे? ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बहुत ढंग से समझना चाहिए। तो उनको मेरा जो सजेशन रहता है कि भाई आप, ऐसा है कि आप रिटायर हुए हैं, मान लीजिए आप रिटायरमेंट के बाद में 2 करोड़ रुपए आपके पास कॉर्पस है, 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, और आप ये देख लो कि आपका महीने का खर्चा कितना है, रिजनेबल खर्चा। तो अगर कोई कहता भाई मेरा महीने का खर्चा 1 लाख रुपए का है, तो मेरी उसको सलाह ये होगी कि 36 महीने 3 साल के बराबर का पैसा तो वो एफडी में या डेट फंड में रख दे। 36 लाख हो गया, 30 मान लीजिए, 35 मान लीजिए, 40 लाख मान लीजिए, और बाकी के पैसे को आप इक्विटी ले जाइए। 3 साल तक के आपके घर खर्च के लिए आपको इक्विटी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, और 3 साल में इक्विटी आपको एक रिजनेबल रिटर्न जनरेट करना शुरू कर चुकी होगी। कुछ ये एक फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, कितना डेट, कितना इक्विटी। उसके बियॉन्ड, जैसे उसके बाद भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि 80-20, 90-10, 70-30। हाँ, तो 2 चीज़ों का कॉम्बो है। ये तो उनकी बात हो गई जो रिटायरमेंट पे आए थे। अभी 1 मिनट के रिटायरमेंट वाले को हटा देते हैं। जैसे इनकी बात हो रही है, जो कोचिंग वाले सर हैं, इनको ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, पहली बात तो ये कई चीज़ें इनको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा जाके। पहली बात तो ये है कि जितनी भी इनकी अर्निंग आ रही है टैक्स के बाद की, उसका कम से कम 20% इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। 25 कर दें ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब आपके लिमिटेड अर्निंग में खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। बच्चा बड़ा है तो उसकी अभी पढ़ाई का खर्चा हो रहा होगा,
रेंट का हो रहा होगा। तो 20% कम से कम सेविंग होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो सेविंग हर महीने हो रही है, इसका मतलब ये SIP का कैंडिडेट बन गया, हर महीने कमाया और हर महीने इन्वेस्ट किया। तो आपका जो दोनों के बीच का रेशियो है इक्विटी डेट का, वो 20-80 का होना चाहिए। ओके, ठीक है। 80% इक्विटी जाना चाहिए और 20% डेट जाना चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, आपका दिल नहीं कर रहा है, आप 25 कर लीजिए डेट को, यस, आप 30 कर लीजिए, बट इससे ऊपर नहीं। बेसिकली डेट वो होना चाहिए वही जो आपने बताया कि कितने खर्चे होने हैं अगले 2-3 साल में, और फैमिली में कितनी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल। जैसे किसी के यहाँ मान लीजिए पैसा ज़्यादा है, फैमिली का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, या कुछ और है, मान लेट्स से किसी के पास घर है, प्लॉट है, और दूसरा पर्सन है जिसके पास थोड़ी कम स्टेबिलिटी है, तो दोनों में कैसे डिवाइड होना चाहिए, एक जो ज़्यादा स्टेबल है और एक जो कम स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता है, ज़्यादा रिस्क सकता है। अब देखिए, डॉट को आप कनेक्ट करना शुरू करें। पहले तो बात ये हुई कि भाई आपका 20% तो इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे स्टेबल हो नहीं स्टेबल हो, 1 करोड़ रुपए हो और 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि एक चीज ये भी है ना, हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई ऐसा है आपके पास में एक कार है 10 लाख वाली, अब आप एक 15 लाख की कार और ले लो, जरा दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना। आप ज्यादा भी करोगे आप ही उधरेगा। सही बात है। तो इसलिए वो करोड़पति हो, लखपति हो, हजारपति हो, उसकी नेट अर्निंग की यानी टैक्स के बाद की 20% तो सेविंग हर महीने करनी ही चाहिए। ये तो सब पे कॉमन हो गया। सेविंग का मतलब इक्विटी नहीं, हाँ, अभी पहला पड़ाव है। अच्छा, सेविंग जरूर होनी चाहिए, खर्च नहीं होए। रेस्टोरेंट नहीं जाना बनता है तो मत ही जाए, घर में ही बनवा के खाए। अगर कोई उस अर्निंग का है तो जा सकता है, वो जाए भी। अब किसी की 5 लाख रुपए महीने की इनकम है और किसी की 50,000 है, तो दोनों में एक बात तो नहीं हो सकती। लेकिन ये सबका कॉमन है, मिनिमम 20%। 5 लाख वाला ज़्यादा कर सकता है तो ज़्यादा करे, मिनिमम 20%। क्लियर हो गया? अब जो भी हर महीने जमा कर रहा है तो वो सेव नहीं करे, इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्ट करने में फॉर्मूला 20-80, 20% डेट और 80% इक्विटी। कमजोर दिल का है तो 25% डेट कर ले, 80 के बजाय 75% इक्विटी कर ले। थोड़ा और कमजोर दिल है तो 30% डेट और 70% इक्विटी। बट इससे ज़्यादा डेट में नहीं जाए, नहीं तो फिर वो आगे वेल्थ जनरेशन नहीं हो पाएगा और इन्फ्लेशन नहीं मैच होगा। ये दूसरी चीज़ हो गई, ये भी लागू हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब तुम्हारा वो पॉइंट आता है, किसी के पास ऑलरेडी है 1 करोड़ रुपए, FD में लगा हुआ है, यही शायद पॉइंट था। हाँ, यस। तो अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आके आप देख लें, जो हमने हर महीने सेव करने को बोला 20-80 या 30-70, उसी हिसाब से जो आपका कॉर्पस है वो ऐसे ही मूव करना चाहिए। 30-70, अभी हम 30-70 ही बोलते हैं। डे 1 से शुरू है तो भाई फिर तो 30%, 70%, 30%, 70% हर महीने करते चले जाइए। लेकिन एक फॉर्चुनेट पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है, कोई तो हमको एग्जांपल लेना है तो हम यही मान लेते हैं। और वो 1 करोड़ रुपए मान लीजिए उसका पोस्ट ऑफिस में, FD में, डेट फंड में लगा हुआ है, मान लिया हमने। और रेशियो क्या होना चाहिए? 30-70 का। तो अब आप जो हर महीने जमा करें वो पूरा इक्विटी में शुरू कर दें। यस, मैं एग्जांपल को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। हम 25% डेट और 25% इक्विटी मान ले रहे, 75% इक्विटी मान ले रहे हैं, 1 और 3 का रेशियो। तो अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए डेट फंड में ऑलरेडी है किसी भी फॉर्म में, और अब आपको हर महीने मान लीजिए कि 50,000 रुपये सेव करना है, विच इज़ बिकमिंग मिनिमम 20% ऑफ योर अर्निंग, तो सेव करके इन्वेस्ट कहाँ करना? सेव नहीं कर देना है, केवल सेव कर देंगे तो ये सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक FD कहीं ऐसे चला जाएगा। इन्वेस्ट करना है।
25% डेट, 75% इक्विटी, 25% डेट आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है, तो अगले 3 करोड़ रुपए तक आप पूरा इक्विटी में ले जाइए। और जब ये पहुंच जाए वहां पे 1 करोड़ 3 करोड़, 25% 75%, उसके बाद जब आपकी नेट अर्निंग आए तो वहां से फिर आप ये 25 और 75 का फॉर्मूला कर दें। टिल दैट टाइम 100% इक्विटी। ये एक राइट। तो एक तरह से इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो आपने रफली बता दिया 75-25 होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक बताना चाहेंगे कि कौन सा डेट कौन सा इक्विटी? हाँ, अब इसमें डेट में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डेट फंड हो तो बेटर रहेगा। ठीक है। इधर थोड़ी मार पड़ी है लॉन्ग टर्म डेट फंड पे, पर वो चलता रहेगा, परेशान ना होए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे पीछे नीचे आएगा तो लॉन्ग टर्म डेट फंड आपको 6, 6.5, 7, 7.5, 8 तक भी देगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट में जैसे कि SBI का है, HDFC का है, निपॉन का है, बंधन का है, मुझे 4 नाम याद आ रहे हैं, और भी होंगे। वो सबने लंबी लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज लेके रखे हुए हैं। चैन से बैठिए, ये तो डेट फंड का हो गया, इसमें ज़्यादा उछल कूद की जरूरत नहीं है। अब जो आपका 75% इक्विटी है, अब वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक काम तो यही करें कि हमारा हर एपिसोड सुनते रहें, तो रेगुलर अपडेशन भी रहेगा। उसमें जैसे आप देखें कि पिछले साल में इंडियन इक्विटी ने ज़्यादा कमा के दिए ही नहीं, फ्लैटिश रही। वहाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि 20 से 25% आपको US की टेक रिलेटेड फंड में होना चाहिए। अच्छा, ओके। 100 रुपये था, 25 रुपये तो चला गया लॉन्ग टर्म डेट में, बचा 75 रुपये। राइट। उस 75 रुपये में आप मान के चलिए कि 20 रुपये US के टेक रिलेटेड फंड में चला गया। ठीक, ओके। और 10% गोल्ड फंड में चला गया। 10% गोल्ड फंड में चला गया, कितना हो गया? 20, 10, 30, अब बचा 45। तो गोल्ड फंड आप इक्विटी के लेवल का उसको मान रहे हैं? मैं मान के मैं उनको दोनों के बीच का मान रहा हूँ। मैं अभी ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये सुनते भी रेगुलर रहें, है ना। हो सकता है 1 साल बाद हम बात करें, थोड़ा सा व्यू चेंज हो, क्योंकि भविष्य दृष्टा तो कोई नहीं है ना, चीज़ों के चेंज होने के हिसाब से आप बात करते हैं आज की डेट में। तो 25 रुपये आप डाल चुके थे, 20 रुपये आपने डाले US इक्विटी से रिलेटेड, 10 रुपये आपने डाले गोल्ड के। लेकिन बिग बट, अभी टैक्टिकल कॉल जैसी ज़्यादा हो रही है गोल्ड, तो मुझे लगता है कि आम आदमी 5% तक डाले, और 5 जो बचे वो जाके US इक्विटी में जोड़ दे। तो आपके पास चॉइस है 25% US इक्विटी, 5% गोल्ड, या 20% US इक्विटी और 10% गोल्ड। ये 30% चला गया वहां पे। ठीक है। देयर कुड बी ए टाइम जबकि लगेगा नहीं 5 से भी कम करना है गोल्ड, तब बात करेंगे। तब हो सकता है हम कहें इसको गोल्ड को यहाँ पे, US इक्विटी को यहाँ बढ़ा दो। बट ब्रॉडली 20, 10, 30, 25, 5, 30, 30% वहां चला गया, 25% डेट में चला गया। अब क्या बचा? 45 इंडियन इक्विटी। आप समझते हैं स्कीमें, आप हमारा चैनल सुनते हैं तो आप देख ही रहे हैं। अगर कुछ नहीं समझते हैं तो इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं समझते हैं आप तो इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। तो ये जो 45 रुपये बचे, इसका 30 रुपये मिड कैप 150 इंडेक्स में डाल दीजिए, और 15 रुपये निफ्टी 100 लार्ज कैप वाले इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। चैन से बैठिए। राइट। समझते हो तो इसी स्पेस में आप कर लें जो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमें भी आप ढूंढ रहे हैं। राइट, राइट। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कर दें आपको। तो आप 1 या 2 अच्छे
लॉन्ग टर्म डेट फंड डाल दें, 20% नास्डैक फंड में डाल दें, कोई स्कीम का मतलब ही नहीं, यूएस वाला जो नास्डैक है, या 5 रुपए एक दो अच्छे म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड में डाल दें, बाकी बचा 45 उसको 1 और 2 के रेशियो में बांट के इंडेक्स फंड में डाल दें। राइट। हमारा, और ये मैं सीरियस नोट पे कर रहा हूँ, मैं बार बार पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल की, मैं आपको सीरियस नोट पे कर रहा हूँ, ये देखते रहें, जैसे जो चेंज करना होगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये हो गया एलोकेशन। तो 3 डॉट्स को कनेक्ट करना है। 20% सेव जरूर करना है। किसी के पास ऑलरेडी कॉर्पस है तो जितना है, और अगर डेट में है उसका 3 गुना तक इक्विटी कर लीजिए, और फिर 2575 के रेशियो में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आज से शुरू कर रहे हैं तो डे 1 से 2575 के रेशियो में आप सिप करते चलिए, डेट फंड में भी सिप कीजिए और इक्विटी में भी सिप कीजिए। राइट। तो इतना कोई ऐसे पोर्टफोलियो बना लेगा तो उसकी एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, उसने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया। फिर तो अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स होनी चाहिए कि सेविंग करता रहे, इन्वेस्ट करता रहे। राइट, ठीक है, अच्छा था ये। और आई होप कि जो हमारे ऑडियंस है उनमें से भी कुछ लोगों को हेल्प करेगा ये। तो ठीक है, इसमें कुछ और कहना चाहें वरना? जो तुमने अभी वॉरेन बफेट के बारे में बातचीत की थी, एक तो खर्चे पे कंट्रोल रखिए। वॉरेन बफेट तो केवल इन्वेस्टर ही नहीं है ना, वो तो एक तरह से लेजेंड है जिनको आप जितना समझेंगे और हम जितना समझेंगे, अभी तो हमको ही बहुत समझना बाकी है और पूरी उम्र निकल जाएगी समझते समझते। तो खर्चे पे कंट्रोल रखिए। वो बंदा आज ही पुरानी कार पे, पुराने घर पे रह रहा है और यहाँ हम EMI के रेस में लगे पड़े हैं। किसको हम जिता रहे हैं? कार कंपनी वाले को जिता रहे हैं। और एक से एक फैंसी फ्लैट ले रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? किसी बिल्डर को जिता रहे हैं। हम हार रहे हैं। एक वो कर लें, कुछ भी एग्जॉटिक नहीं करें। वो एक एग्जाम्पल चलता है, जब उनके बड़े अच्छे फ्रेंड थे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट के, तब तक वॉरेन बफेट ने टेक्नोलॉजी स्टडी नहीं किया था, पुरानी बात है। वो तो उन्होंने तब इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी में जब वो ठीक से समझ गए, चलते हुए देख लिया। तो आप भी कोई नई चीज़, कुछ भी एग्जॉटिक नहीं ट्राई करें जब तक ठीक से समझ नहीं लें। जब तक नहीं समझ रहे हैं तब तक इसी तरीके से। ठीक है, इस एपिसोड को यहाँ एंड करते हैं। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू।